हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 16 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले आप जानते हो हम लोग कल का रिवीजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय सेना ने 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया। भारतीय सेना ने इस बार म्यूल नामक एक रोबोटिक डॉग की भी लॉन्चिंग करी है। और ये क्या होता है इसको मैंने कल रात को एक वीडियो बना करके दी हुई है। हालांकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसलिए लोगों को पता नहीं लग पाया। आप लोग जा करके चैनल पर सर्च कीजिएगा, भारतीय सेना में रोबोट अब शामिल हुए हैं और कैसे हैं, कैसे काम करेंगे, सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था पोंगल, भोगली बिहू, लोहड़ी, ये सब उत्सव मनाया गया कहाँ कहाँ पर। तमिलनाडु, असम और पंजाब में क्रमशः ये सब मकर संक्रांति पर मनाए जाते हैं। जोरान मिलनोविक ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और पीएम मोदी ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर मौसम मिशन की शुरुआत की है। आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स के कैप्टन होंगे श्रेयस अय्यर। ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत के बाद इस बार के लिए। पश्चिम बंगाल के फिल्म पत्रकार अपर्णा सेन को फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला ओडिशा बना है 34वां राज्य। कल हम लोगों ने पढ़ा था हिमकवच लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। और ये कई प्रकार की सिचुएशन में, पर्यावरणीय सिचुएशन कह सकते हैं या भौगोलिक सिचुएशन में काम करेगा। मिलिट्री के जो लोग हैं वो इस वर्दी को धारण करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ठंडे समय में भी और बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में भी। और गंगा सागर मेला ये आप जानते हो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए बंधन पहल शुरू की है वहाँ के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए। भारत में अभी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। कल इनका आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई की थी, आज इसका ऑनलाइन रिवीजन किया है आपने। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं साल भर का अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हो पिछले साल का, तो आप इस वार्षिकांक को ले सकते हो। वर्ष 2025 में आपके टेबल पर ये बुक होनी ही चाहिए। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है। आप लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं जो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, इसको जा करके आप लोग पढ़िए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, इस पुस्तक के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो मेरी ना सुनिए, इन स्टूडेंट की सुनिए जिनके पास ये बुक पहुंची है। और आप जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कर लीजिए। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना ही जल्दी आपका फायदा होना शुरू होगा, पढ़ाई आपकी शुरू होगी। एक और ज़रूरी बात, जैसे कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि सर इसका प्राइस कम कर दीजिए वगैरह वगैरह, उनसे यही कहूँगा भाई हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इससे कुछ लेकर के रख रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कागज़ के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पिछली बार के पीछे। पिछली बार 199 में किताब थी, इस बार 219 में किताब है, तो कहाँ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, 299 का आप लोग पर मंथ खर्च करते हो मोबाइल रिचार्ज में। ये एक साल का कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपको नौकरी तक दिलाएगा, जॉब दिलाएगा, जो कि आप आगे चल करके हो सकता है 2000 गुना कमाओ सैलरी के रूप में। तो पैसा आपका है, आपको बेटर नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर वेस्ट करना है। फिलहाल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। स्टार्टअप है क्या? आजकल जो कोई भी अपना कुछ छोटा मोटा शुरू करना चाहता है तो वो कहता है स्टार्टअप है। नहीं, स्टार्टअप इसे नहीं कहते हैं। स्टार्टअप मतलब ये कि कोई नई चीज शुरू करना, है ना। मतलब कि आप अपना खुद का, चलो खुद का अपना धंधा शुरू कर रहे हो, सही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा करना जो नया हो, तो वो स्टार्टअप जनरली कहलाता है और वेल मेंटेन्ड हो। फिलहाल अब सबके अलग अलग इस पर मत हैं, सबके अलग अलग धारणाएं हैं, जो भी है कुल मिला करके लोगों को ये इनकरेज करना कि भाई हर चीज जॉब करना ही नहीं है, आप जॉब क्रिएटर भी बन सको, इसके प्रति देश में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। और पिछले दिनों में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन चीज़ों को देखते हुए। तो इसी कड़ी में ये भी था स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और इस पर रैंकिंग वगैरह भी निकलती है दुनिया भर में तमाम तरीके की। तो फिलहाल पीएम मोदी के द्वारा 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। इस दिवस की 16 जनवरी को तब से मनाया जाता है। पहली बार 2022 में मनाया गया। आपको याद होगा 2021 में कई दिवस की घोषणाएं हुई थी, जैसे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, इसके अलावा पराक्रम दिवस और भी ऐसे कई दिवस की घोषणाएं हुई थी, है ना। तो 16 जनवरी को
एक और दिवस ये भी याद रखना, स्टार्टअप दिवस की घोषणा हुई थी। 10 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह भी मनाते हैं। इस बार की थीम है इनोवेटिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ। ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था तो आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों में कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत किया जाएगा। अभी 2 नई बटालियन को मंजूरी दी गई है, 2 नया बटालियन गठन किया जाएगा। तो चूंकि सीआईएसएफ जो है ये सीएपीएफ का हिस्सा है, इसीलिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। बताया था ना मैंने, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सीएपीएफ जो है ये है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो ये पैरामिलिट्री की तरह काम करती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यानी गृह मंत्रालय के तहत आती है। और जो भारतीय सेना है ना, जो आप सुनते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, या कहें रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो जो रक्षा मंत्रालय के कर्मी होते हैं, इनको अगर इनकी कैजुअलिटी होती है, ये अगर इनकी मृत्यु होती है युद्ध में, तब तो कहेंगे कि ये शहीद हुए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। अगर इनमें से किसी भी सोल्जर की मृत्यु होती है तो इसे ऑफिशियली शहीद नहीं कहा जाएगा। अब नहीं कहा जाएगा, आप कहोगे अरे ऐसा क्या कह रहे हो सर, कैसे नहीं कहेंगे सर शहीद? देखिए, कहने को तो हम लोग, कोई पुलिसकर्मी भी मरता है उसको भी शहीद कह देते हैं, है ना, लेकिन वो अपना सेंटिमेंट है। यहाँ पर भारत सरकार में, या कहें कि जो रूल्स है उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, मतलब शहीद का दर्जा जिनको मिलता है ना, उनको उनके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर कोई सोल्जर शहीद होता है तो उसको उसका जो बेनिफिट्स मिलना है वो अलग है, और जो बाकी के सोल्जर हैं वो अगर मरते हैं तो उनको जो चीज़ें मिलने वाली है, वो बेनिफिट्स जो उनकी फैमिलीज को मिलने वाली है, या आगे आने वाले टाइम पे जो पेंशन्स मिलने वाली, उनका क्राइटेरिया अलग है। इसीलिए शहीद का दर्जा अभी नहीं दिया गया। हालांकि इस पर बहुत सारे डिमांड, बहुत सारी मांगे, बहुत सारी लंबी समय से चलती आ रही हैं, लेकिन नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखना। तो शहीद उन्हीं को कहा जाएगा जो रक्षा मंत्रालय के तहत, और जो ये 3 सेनाएं हैं उनके तहत आएंगे। उनको समझ में आई बात मेरी? चलिए, तो हाँ, सेंटिमेंट के लिए हम लोग कह सकते हैं, मतलब कहने के लिए, लेकिन दर्जा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल सीआईएसएफ पर आते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स है ये, इसमें 2 नई बटालियन जुड़ेगी, और अब 13 बटालियन अभी तक थी, अब 15 बटालियन हो जाएगी। प्रत्येक बटालियन में 1025 कर्मी होंगे, और इस हिसाब से 2050 कर्मी बढ़ गए हैं। तो कुल ताकत सीआईएसएफ की अब 2 लाख कर्मियों तक की हो गई है। सीआईएसएफ क्या है? मैंने अभी आपको बताया सीएपीएफ। सीएपीएफ में ना एक्चुअली में 7 से 8 फोर्सेज हैं। आपका ये बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना, सीआईएसएफ हो गया, इसके अलावा आपका आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गया, असम राइफल्स हो गया, है ना, असम राइफल्स हो गया, इसके अलावा एसएसबी हो गया आपका। ठीक है, ये सभी प्रकार की जो फोर्सेज हैं ये सब आती हैं सीएपीएफ के हिस्सा होती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, मतलब गृह मंत्रालय के तहत आएंगी। तो अब इनमें से अलग अलग सबका टास्क है, अलग अलग काम है। आईटीबीपी जो हो गया ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, तो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर लगेगी। असम राइफल्स असम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में लगती है। सीआरपीएफ आप जानते हो तो पूरे देश भर में लगती है, छत्तीसगढ़ में भी लगती है। इसके अलावा मतलब नक्सली हमलों में आप अक्सर सुनते हो ना, वहाँ पर मुठभेड़ होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सेक्टर में भी लगती है। सीआरपीएफ देश भर में फैले रहते हैं। बीएसएफ जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, केवल बॉर्डर पर लगेगी। एसएसबी जो है ये बांग्लादेश एरिया में ज़्यादातर लगती है, बांग्लादेश से जब हम लोग बॉर्डर लगाते हैं तो वहाँ पर लगती है ना। और बस्ता है सीआईएसएफ जिसकी ये बात हो रही है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज। जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, आप सुनते हो महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, इसके अलावा एयरपोर्ट्स सुनते हो, है ना, पोर्ट्स सुनते हो, बंदरगाह, इसके अलावा आप मेट्रो सुनते हो, इन सब जगह जो सिक्योरिटी लगती है वो सीआईएसएफ वाले होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने में। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले क्या होता है, शुरुआत में नया नया सेंटिमेंट रहता है, सब फॉर्म डाल देते हैं, है ना, कि कुछ भी आई डालो, असम राइफल्स डाल दो, आईटीबीपी डाल दो, कुछ भी डाल दो। लेकिन आपको अपने कंफर्ट के अनुसार, जिस प्रकार से आपकी योग्यता है, जिस प्रकार की आपकी क्षमता है, जब आपको लगता है कहाँ पर जॉब कर सकते हो,
उस हिसाब से मैंने सबका बता दिया कहाँ कहाँ पर जॉब लगना है, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। फॉर्म कैसे भरना है, अब इस पर आ जाएँ तो एसएससी जीडी के तहत होता है, उसमें प्रेफरेंस डालना होता है। चलिए, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको इससे। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, आर एस भट्टी इसके महानिदेशक हैं। सुरक्षा और संरक्षण इसका आदर्श वाक्य है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो भर देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, प्रेफरेंस गलत डालते हैं, उनका जब ज्वाइनिंग जब हो जाता है तो फिर बाद में वो मजबूरी की वजह से छोड़ भी नहीं पा रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती है, छोड़ने पर भी आप जानते हो पेनल्टी वगैरह भी देनी पड़ती है। तो इन सब मजबूरियों में वो अटक जाते हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यहाँ पर देखिए विद निजामाबाद हेडक्वार्टर्स लॉन्च। तो निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया है, निजामाबाद आंध्र प्रदेश में, और इसका अभी नया बोर्ड का भी गठन किया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ये पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष इसके बने हैं, और मंत्री तो पीयूष गोयल जी है ही। गोल्डन स्पाइस के रूप में भी हल्दी को जाना जाता है। क्या कहते हैं? गोल्डन स्पाइस, ठीक है ना, स्वर्णिम मसाला। दुनिया की 70% हल्दी का उत्पादन जो है ये भारत किया करता है। 20 राज्यों में 30 किस्मों की हल्दी उगाई जाती है, कुछ को जीआई टैग भी प्राप्त है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है और निर्यातक भी सबसे बड़ा है। अगला है 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? तो पीएम मोदी ने अभी मुंबई में 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा को और मजबूती मिली है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल द हिंदू का, आईएनएस नीलगिरी जो है ये P-17A फ्रिगेट श्रेणी का है, और आईएनएस वाक्सीर जो है ये 6th और फाइनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। ये सबमरीन है यानी कि पनडुब्बी है। इसके अलावा आईएनएस सूरत ये 4th और फाइनल शिप है P-15B डिस्ट्रॉयर का, तो ये एक डिस्ट्रॉयर है। तो एक डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन और एक फ्रिगेट क्लास की जो शिप है इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो पीएम मोदी ने 3 को ये शामिल किया है, हिंदी में भी ये सब चीजें लिखी गई हैं आपके सामने। आईएनएस वाक्सीर, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत। आईएनएस का मतलब क्या? इंडियन नेवल शिप। और अगर आईसीजीएस लिखा मिल जाए, इसका मतलब आईसीजीएस लिखा मिल जाए तो इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। तो वो कोस्ट गार्ड का, तटरक्षक का है, और ये नौसेना का है। अगला, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया गया? अब यहीं पर अगर गुजरात ऑप्शन मिल गया होता ना तो मजा आ जाती, एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता। क्यों? क्योंकि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव पूछ लिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव कह दिया जाए तब आप तेलंगाना लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव कहाँ पर? ये हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो 3 दिवसीय ये आयोजित हुआ, और मकर संक्रांति पर दोनों जगह होता है। आप जानते हो मकर संक्रांति में अहमदाबाद में होता है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पतंग महोत्सव, और उसमें दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं पतंग उड़ाने। तो फिलहाल इसमें भी 19 देशों के 57 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और 22 राज्यों के 58 राष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल हुए। सांस्कृतिक विरासत, पाक कला के व्यंजन और सभी उम्र के लोगों के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। तो ये लाइन भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में और अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में। तेलंगाना की बात आई है, तेलंगाना आप देखो यहाँ पर है, ये 2 जून को अलग हुआ था जी। 2 जून की रोटी खाए हो? 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 33 जिले हैं यहाँ पर, 119 विधानसभा में सीटें हैं, 17 यहाँ से लोकसभा में और 7 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। हैदराबाद राजधानी है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से सीएम है, जिष्णु देव वर्मा ये यहाँ के गवर्नर हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, कवल वन्यजीव अभ्यारण्य है, और पेरेनी, थांडवम, बोनालू ये प्रमुख लोक नृत्य में आते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में नवाब सलाम ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो नवाब सलाम बने हैं भाई लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर। अभी आपको पता होगा हसन नसरल्लाह मारा गया है ना, हिजबुल्लाह का कमांडर था। उसके बाद 2 साल के बाद यहाँ पर कोई राष्ट्रपति आया, और
राष्ट्रपति कौन आया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, जोसेफ ऑन। ये 2 साल बाद यहाँ पर नियुक्ति के मतलब राष्ट्रपति बने, 2 साल बाद कोई राष्ट्रपति बना उसमें ये आए। तो ये राष्ट्रपति बने, तो अब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया पता है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन रहे हैं न्यायाधीश नवाब सलाम। ठीक है, ये 128 सदस्यों में से 2/3 इनके पक्ष में वोट करके इनको नामित किए और ये बन गए नए प्रधानमंत्री। अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे नजीब मिकाती, इनको 9 वोट ही केवल मिले और ये जज साहब को मिल गए इतने वोट, तो ये बन गए। 2018 में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य बने थे और पिछली फरवरी में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष भी चुने गए थे। फिलहाल ये लेबनान के नए होंगे प्रधानमंत्री। लेबनान कहाँ पर है आइए दिखाते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है इजराइल की साइड। इजराइल की साइड आने के लिए कैसे आओगे, चलो पाकिस्तान पहुंचोगे, पाकिस्तान से ईरान, इराक से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया के बगल यहीं पर है लेबनान, नीचे इजराइल है ऊपर लेबनान है। लेबनान की राजधानी होती है बेरूत और लेबनानीज पाउंड होती है यहाँ की करेंसी। ठीक है, और जोसेफ ऑन जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो लेबनान में हिजबुल्ला रहा करता था और नीचे इधर हमास संगठन है। इजराइल की दोनों से दुश्मनी चल रही है काफी लंबे समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ। तो अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है ना, 10th एडिशन शुरू हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। 10th एडिशन जो है ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरू हो चुका है। 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पर, छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था और जिसका नाम अब बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो आपको पता होगा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर किया गया। तो यहीं पर अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल। तो इस बार भी हुआ, इस बार 10वां संस्करण था। तो इसमें संजय जाजू जी जो हैं ये इसका उद्घाटन किए, जो कि सूचना और प्रसारण सचिव हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले पद्म भूषण विजेता साईं परांजपे को एक अवार्ड दे दिया। कौन सा अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, क्योंकि भाई ये पहले से फिक्स होता है, हाँ ये तो देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का है। बाकी में जब पूरा इवेंट हो जाएगा उसमें जो फिल्में दिखाई जाएंगी, नॉमिनेशंस होंगे, उन नॉमिनेशंस में से चुना जाएगा कि किसको कौन सा अवार्ड दें। तो अवार्ड कौन कौन से होते हैं, अवार्ड होते हैं इसमें पद्म पानी पुरस्कार, जो कि मैंने बता दिया, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है गोल्डन क्लस, फिर जो कि बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। फिर होता है सिल्वर क्लस, बेस्ट एक्टर को और बेस्ट एक्ट्रेस को दिया जाता है। और सिल्वर क्लस बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर को भी दिया जाता है। तो अब इन सब की जो घोषणाएं हैं ये 19 तारीख को पता चलेंगी और 20 तारीख के करंट अफेयर में एमजेटी एजुकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल पहली फिल्म लिटिल जाफना दिखाई गई है और अभी के लिए आपको साईं परांजपे का नाम याद रखना है। अगला, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन पटना बिहार में होगा। 85वां संस्करण है ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। यहाँ पर देखिए बिहार जो है ये होस्ट करने जा रहा है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 20 to 21। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे और बिहार 43 वर्षों के बाद विधानमंडल सह मेजबानी करेगा। ओके, अगला, ये कुछ और आयोजन सम्मेलन है पिछले दिनों में जो हुए हैं, रिवीजन करेंगे। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन 2025 में भारत करने जा रहा है और 2026 में करेगा, सॉरी भारत 2026 में करेगा। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। पहला वेब शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, फरवरी में होगा। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ 2024 का। समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, पहला संस्करण था। इसके अलावा आम सभा वैश्विक सहकारी नई दिल्ली में, G20 याद रखना है ये ब्राजील में हुआ था 2024 का, और G7 हुआ था इटली में 2024 का, इटली में। ठीक है ना, इसके अलावा COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था और SCO जो हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था। ब्रिक्स जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था रूस में। और जो आसियान समिट है, आसियान समिट ये कहाँ हुआ था, लाओस में हुआ था। ठीक है ना, लाओस में, यह भी RRB JEE और वगैरह रेलवे के कई एग्जाम में ये रिपीट हुआ लगातार। अगला, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में घोषणा किया।
तो ड्यूल ईयर के रूप में भारत और स्पेन मनाएगा 2026 को, ठीक है ना। तो भारत और स्पेन दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों 2026 को यानी अगले साल को ड्यूल ईयर के रूप में घोषित करेंगे। ड्यूल ईयर क्या है जी? ड्यूल ईयर मतलब कि हम दोनों मिल करके साथ साथ मनाएंगे, जिसमें हम लोग एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के पर्यटन को, टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, इन पर प्रकाश डाला जाएगा। तो इसलिए ये ड्यूल ईयर होने वाला है, भारत और स्पेन मिलकर के करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है, मुद्रा यूरो होती है, पेड्रो सैंचेज इसके प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अब है कहाँ पर ये। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से स्पेन आने के लिए आपको यूरोप में आना होगा। तो यूरोप में चलिए वहीं से आते हैं जहाँ से वास्को डी गामा आया था, कालीकट केरल पहुंचा था ना, वापस वहीं से चलते हैं उसी रास्ते से। तो ये कालीकट केरल आया था पहले, उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे होते हुए इसका जहाज आया था, अफ्रीका को पार करते हुए नीचे से इधर साइड से होते 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 पुर्तगाल पहुंचा था। यहाँ से पुर्तगाल चला था ना, पुर्तगाल के बगल ही है स्पेन, ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो वास्को डी गामा यहीं से आया था। उसके बाद तो जब ये बन गई सुएज नहर, उसके बाद सब लोग इधर से ही आने लगे सुएज नहर से, है ना, जो कि मेडिटेरियन सी और लाल सी या कहें लाल सागर से जोड़ती है। तो स्पेन ये रहा, मैड्रिड इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा होती है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ये, और पेड्रो सैंचेज इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला 15 जनवरी 2025 को मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का नेतृत्व किसे सौंपा गया? ये नेतृत्व मिल गया है अब एम राजेश्वर राव को। एम राजेश्वर राव जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर में से एक हैं। याद होगा अगर आपको, डेली अगर फॉलो करते होगे तो मैंने कई बार आपको बताया है कि चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, या कोई भी ऐसी बड़ी गवर्निंग बॉडी हो जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट करती है, उसमें एक तो मेन अध्यक्ष होता है, उसके बाद लगभग कम से कम 4 उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो 4 जोन में उसको कंट्रोल करते हैं मिलकर के, मतलब सजेस्ट करते हैं। तो आरबीआई के ये 4 एमडी में से एक एमडी हैं राव साहब, ठीक है। तो राजेश्वर राव जी जो हैं ये अब मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का काम देखेंगे। क्यों? क्योंकि डिप्टी गवर्नर जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, उनको आरबीआई की भाषा में डिप्टी गवर्नर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एसबीआई जो होता है उसमें डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद फिर बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एलआईसी वगैरह में भी ऐसा है। लेकिन आरबीआई में आप जानते हो कि एक गवर्नर होते हैं, तो बाकी जो 4 हैं वो डिप्टी गवर्नर हुए। तो बाकी 4 में माइकल पात्रा जो हैं, जो डिप्टी गवर्नर थे, वो ये काम देख रहे थे अभी तक। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब इनकी जगह पर एम राजेश्वर राव आएंगे। दोनों ही अभी डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है ना। और अभी आपको पता होगा संजय मल्होत्रा जो कि इन्हीं में से एक थे, ये भी डिप्टी गवर्नर थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये बन गए गवर्नर, क्योंकि शक्तिकांत दास जी रिटायर हुए, तो ये 26वें नंबर के गवर्नर बन गए। आगे आने वाले टाइम पर जब इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा आगे चल करके, तब हो सकता है इनमें से कोई बन जाए, है ना, बस एज ना कंप्लीट हुई हो उनकी। तो फिलहाल अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि संजय मल्होत्रा नए गवर्नर बने हैं 26वें नंबर के, और एम राजेश्वर राव मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग के ये अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। बाकी आरबीआई के बारे में बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही हो, जो भी चीज़ें पता हो डिटेल में कमेंट करके आप जरूर बता दो, बहुत सारी बार मैंने बताई हुई है। आज हम लोग बढ़ते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन पर। कल मैंने पूछा था कुंभ मेले का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है, कुछ लोग फिर भी प्रयागराज लगा दिए थे। नहीं किया जाता है, पूछा गया भाई वाराणसी में नहीं होता है। और क्वेश्चन तो और मजा तब आ जाता जब यही पूछा गया होता आपसे कि किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इनमें से कोई सा भी ना पूछ लिया जाता। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, उज्जैन बताइए ये किस नदी के किनारे बसा है, या उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है? कमेंट करके बताइए, तगड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा जरूर। इसके अलावा जनवरी 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश का सही ऑप्शन था। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है क्रोएशिया की राजधानी क्या है। दूसरा, मकर संक्रांति के अवसर पर लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके दोनों का आंसर कीजिए, और बुक को ऑर्डर कीजिए जाकर के अमेजन फ्लिपकार्ट पर, और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।